हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स टेक्नोलॉजी पर। आज के सेशन में जो बात करने वाले हैं सुपर टेट से रिलेटेड। सुपर टेट में जो कंप्यूटर का जो सिलेबस आता है, इस सिलेबस से 5 क्वेश्चन 100% आना अनिवार्य होते हैं, जिसके लिए ये जो मेरी क्लास होने वाली है इसमें हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक चर्चा करेंगे। इसमें हम कॉन्सेप्ट भी देंगे, साथ में हम क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कंप्यूटर का जो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आता है, कंप्यूटर का सामान्य परिचय के बारे में आज हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे जो ये डिस्प्ले आपको दिख रही है, ये जो डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले को हम बोलते हैं मॉनिटर। ठीक है, जो भी हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं वो वर्क हमारा कंप्यूटर के डिस्प्ले यानी कि मॉनिटर पर हमको दिखाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा सेकंड जो पार्ट हमारा यह होता है वो हमारा क्या होता है, सीपीयू होता है। और सीपीयू का जो मेन पार्ट जो होता है, वैसे ये तो स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, लेकिन जो सीपीयू होता है वो मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। अभी इस क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे सीपीयू का मेन क्या होता है, कंट्रोल प्रोसेसर यूनिट। जो भी हम वर्क करते हैं उसको सीपीयू क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके बाद में इसी में एक अगला जो हमारा जो पार्ट होता है वो पार्ट क्या होता है, उस पार्ट का नाम क्या है, ये होता है हमारा माउस। ये क्या होता है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। जैसे कि अभी आप लोग डिस्प्ले पे देख रहे होंगे ये कर्सर चल रहा है। ठीक है, तो ये कर्सर क्या जो हमारा माउस होता है ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होता है वो पार्ट हमारा क्या होता है, कीबोर्ड होता है। ठीक है, अब इस कीबोर्ड की सहायता से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को हम कमांड देते हैं, कुछ भी लिखते हैं, कोई भी गणना करते हैं। ठीक है, तो इस कीबोर्ड के माध्यम से हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, कमांड देते हैं, और जिसके माध्यम से हमारा कंप्यूटर क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो कंप्यूटर के पार्ट होते हैं इनको आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो कंप्यूटर के सामान्य परिचय में जो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है कंप्यूटर। ठीक है, जो ये कंप्यूटर जो हमारा वर्ड है ये किस भाषा से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा ये कंप्यूटर वर्ड है, ठीक है, वो कम प्लस प्यूटर वर्ड से बना है। ठीक है, इसका अगर संध विच्छेद कर देंगे तो कम प्लस प्यूटर वर्ड से बना है। जहां पर जो ये हमारा जो प्यूटर होता है, इस वर्ड का जो मतलब होता है वो क्या होता है, कैलकुलेटर होता है, अर्थात क्या करना, गणना करना होता है। ठीक है, तो जो हमारी कंप्यूटर जो हमारा होता है वो क्या करता है, वो किसी भी चीज की क्या करता है, गणना करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से चर्चा करेंगे हम, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के आपको चलेंगे। ठीक है, इस सीरीज में ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 क्लास लेकर के हम आएंगे, उसमें पूरा का पूरा आपका हम जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जो हमारे सुपर टेट में पूछे जाते हैं, पिछले प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन पर हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, जिस पर हम पूर्णतः हर तरीके क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट की हम बात करेंगे। तो अगला जो हमारा है, कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कंप्यूटर हमारा होता है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के इतिहास में प्रथम गणक यंत्र जो था, उस प्रथम गणक यंत्र का नाम क्या था, तो प्रथम गणक यंत्र का नाम था अबेकस। ठीक है, इसकी खोज कहाँ हुई थी, तो चीन के बेबीलोन में हुआ था। ठीक है, आपको पता होना, यहाँ पे मैंने सिर्फ चीन लिख दिया था, लेकिन चीन में हुआ था। चीन में अगर पूछा जाए चीन में किस जगह पे हुआ था, तो ये बेबीलोन में हुआ था। ठीक है, तो ये भी हम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में इस अबेकस को जापान में जो लोग रहते हैं वो लोग इसको सारोबान के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो हमारा अबेकस है इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम हमारा क्या है, सारोबान है। ठीक है, इसके बाद संचालित एनालिटिकल इंजन का जो आविष्कार है हमारा, वो 1836 में चार्ल्स बेबेज ने किया था। जो हमारा संपूर्ण संचालित एनालिटिकल जो इंजन था, ठीक है, उसका जो आविष्कार है वो चार्ल्स बेबेज ने किया था। और कब किया था, तो वो किया था हमारा 1836 ईस्वी में किया था। ठीक है, इसके बाद आधुनिक कंप्यूटर का जो जनक है उनको हम किसके नाम से जानते हैं, तो चार्ल्स बेबेज जो है, इन्हीं को हम आधुनिक कंप्यूटर का क्या कहते हैं, इनको हम जनक भी कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ तक चीजें अगर आपको क्लियर हुई हो कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो संगणक कहते हैं। इसके बाद में कंप्यूटर का इतिहास में जो प्रथम जो गणक यंत्र था, उस गणक यंत्र का नाम क्या था, तो उस गणक यंत्र का नाम था अबेकस। ठीक है, और इसकी खोज कहाँ हुई थी, तो चाइना में हुई थी। इसके बाद जापान के लोग इसको किस नाम से जानते हैं, तो सारोबान नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके संचालित एनालिटिकल इंजन का जो आविष्कार था वो किसने किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। कब किया था, तो 1836 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो यहां तक इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हम बात करेंगे, अभी आपको मैंने बताया था कि जो हमारा आधुनिक युग का कंप्यूटर है, ठीक है, इसके जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, तो जो हमारा आधुनिक युग के जो कंप्यूटर के जो जनक रहे हैं, ठीक है, तो उसके जनक कौन है, तो उसके जनक हमारे चार्ल्स बेबेज हैं। ठीक है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हमारा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी मैंने पॉइंट लिए हैं, सारे पॉइंट कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में आए हुए हैं, जिनको मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। फिर इन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा कंप्यूटर का जो साक्षरता दिवस होता है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद में सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जो जनक है वो कौन है, तो एलन ट्यूरिंग है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सैद्धांतिक जो कंप्यूटर के जो जनक है वो कौन है, तो एलन ट्यूरिंग है। ठीक है, इसके बाद में प्रथम जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है, उसका नाम क्या था, तो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था, EDSAV। ठीक है, इसके बाद में प्रथम जो हमारा पूर्णतः जो इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था वो कौन था, ENIAC था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप लोगों को चीजें अगर अच्छे से समझ में आ गई हो, ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट सीरीज की। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अब कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। ठीक, अब ये कंप्यूटर हमारा कैसे वर्क करता है, यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो क्वेश्चंस को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप कंप्यूटर में कोई वर्क, कंप्यूटर को आप ओपन करेंगे, अगर किसी भी चीज की आपको खोज करनी है या किसी भी चीज की आपको जानकारी करने हैं, तो सबसे पहले हम कंप्यूटर पे क्या करते हैं, डाटा को क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंप्यूटर पे क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। मान लो आपको क्या करना है, सरकारी रिजल्ट पे जाकर के आपको वैकेंसी की इंक्वायरी करनी है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल को ओपन करेंगे, क्रोम ब्राउजर पे जाकर के वहां पर क्या करेंगे, साइट का नाम सर्च करेंगे। जैसे ही आपने वहां पे लिखा सरकारी रिजल्ट, तो आपने क्या कर दिया, डाटा देकर के आप उसमें क्या हो गए, इनपुट हो गए आप। ठीक है, कंप्यूटर के डिस्प्ले पे क्या हुआ, आपने डाटा दिया, तो क्या होगा, आपके वो जो आपका CPU है उसमें क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। डाटा आपने इनपुट किया, प्रोसेस, इसके बाद क्या करेगा, इनपुट देने के बाद क्या करेगा, वो प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा। प्रोसेसिंग स्टार्ट करने के बाद में वो आपको क्या देता है, आउटपुट देता है। आउटपुट देने का मतलब क्या हो गया, आपने उसको कमांड दी, कमांड देना मतलब डाटा के क्या हो गया, इनपुट किया, इनपुट करने का उसने प्रोसेसिंग की। ठीक है, अब जितना फास्ट आपका कंप्यूटर होगा उतनी फास्ट क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। जितना ज्यादा कंप्यूटर में स्पेस होगा उतनी ज्यादा अच्छी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो जैसे वो प्रोसेस करेगा, इसके बाद आउटपुट में क्या देगा, रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब क्या हुआ, आपने जो चीज सर्च की है उसका डाटा ला करके आपके सामने रख दिया उसने। ठीक है, जैसे अभी आप लोग जब ये क्लास पढ़ रहे हैं, अभी अगर यहाँ पर आप लोग, तो आपने सुपर टेट से रिलेटेड कंप्यूटर क्लास को जानने के लिए आपने यूट्यूब पे सर्च किया होगा सुपर टेट कंप्यूटर क्लासेस, तो आपको ये वीडियो मिला। जब आपने सर्च किया तो आप इनपुट हो गए। इनपुट होने का कुछ देर आपका चरखा मोबाइल पे जो प्रोसेसिंग के रूम में जो चरखा जैसा घुमा, क्या हुआ गया, वो प्रोसेसिंग हो गया। आउटपुट में क्या मिला होगा, अब आपको बहुत सारे डाटा में वीडियो मिल गए होंगे। उस वीडियो में आपने सिलेक्ट कौन सा कर लिया, हमारा वीडियो जो अभी आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, आउटपुट में आपको डाटा मिल गया। आपको अगर डाटा ये अच्छा लगेगा, अभी आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे लगेंगे, समझ में आपको आएंगे, ठीक, चीजें सिस्टमेटिक ढंग से आपको बिल्कुल क्रमबद्ध समझ में अगर आपको आ जाएंगे, तो क्या करेंगे, अगर आप इस सेशन को दोबारा देखना चाहेंगे तो एक बार कहीं ना कहीं आप इस सेशन क्या करेंगे, सेव करके रख लेंगे। तो आप डाटा को क्या कर लेते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं। ठीक, डाटा को क्या कर लेंगे, आप सेव कर लेंगे। ठीक है, तो जो कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कंप्यूटर में क्या होता है, इनपुट होता है। नंबर 2 पे क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है। नंबर 3 पे क्या होता है, आउटपुट होता है। नंबर 4 पे क्या होता है, स्टोरेज करते हैं, डाटा को क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, संरक्षण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपसे
क्रम से पूछ दिया जाता है कि कंप्यूटर कार्य प्रणाली में सबसे पहला वर्ग क्या होता है, तो आपको बताना है इनपुट करते हैं। सबसे लास्ट में क्या होता है, तो सबसे लास्ट में क्या होता है, स्टोरेज होता है। थर्ड नंबर पे क्या होता है, तो आउटपुट होता है। ठीक है, तो इसको कॉन्सेप्ट को आप समझिए। ठीक है, किसी भी डाटा को आपको खोजना है तो सबसे पहले इनपुट करेंगे, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, आउटपुट में वो आपको रिजल्ट दे देगा। उसमें से आपको डाटा को चॉइस कर लेना वो कौन सा आपके लिए अच्छा है, और उसका क्या कर लेंगे आप, स्टोरेज कर लेंगे। ठीक है, आपको यहां तक अगर क्लियर आ गया हो तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट की। ठीक है, अगला हमारा क्या है, अब इसी को मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपको समझाने के लिए अलग अलग तरीके से लिख दिया है। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पे अगर आप लोग लिखना भी चाहें कॉपी पेन से नोट डाउन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, इनपुट। अब इनपुट को क्या होता है, कंप्यूटर को दिया गया डाटा क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। जो मैंने आपको अभी जो है अभी आपको मेरे साथ डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, कंप्यूटर पे क्या करें, किसी भी डाटा को क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। प्रोसेसिंग में क्या होता है, कंप्यूटर पर डाटा को सीपीयू के द्वारा गणना करना या प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, आपने कोई डाटा दिया तो कंप्यूटर सीपीयू क्या करेगा, उसकी गणना करेगा, उसकी खोज करेगा, वो क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। आउटपुट क्या होता है, कंप्यूटर के द्वारा जो आप प्राप्त परिणाम मतलब प्राप्त रिजल्ट क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। स्टोरेज क्या होता है, यूजफुल डाटा। अब यूजफुल डाटा क्या, जो आपके काम का वीडियो था उसको आपने क्या कर लिया, अपने यूट्यूब की गैलरी में सेव कर लिया। ठीक है, तो यूजफुल डाटा को कंप्यूटर के किसी फोल्डर में सेव कर लेना। अगर आप ये वीडियो लैपटॉप पे देख रहे हैं तो आप लैपटॉप को उसमें सेव कर लेंगे। मोबाइल को भी हम मिनी कंप्यूटर ही बोलते हैं। ठीक है, मोबाइल क्या हमारा एक मिनी कंप्यूटर ही होता है वो एक तरीके का। ठीक है, तो यूजफुल डाटा को क्या करेंगे, आप सेव कर लेंगे। तो मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो, कार्य करने का प्रोसेस सेम है। ठीक है, सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेस, इसके बाद आउटपुट होगा, इसके बाद क्या करेंगे हम, स्टोरेज मतलब क्या कर लेंगे, उसको सेव कर लेंगे। ठीक है, यहां तक चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहां तक अगर चीजें आपको समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। ठीक है, अब अगला क्या है, अब बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों की, जहां से क्वेश्चन 100% कभी ना कभी तो पूछ लिया जाता है। जो कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी है, फर्स्ट जनरेशन जो हमारी है, तो ये कब आई थी, सबसे पहले तो आपको इसका सन ही याद रखना है। तो ये कब आई थी, तो ये 1942 से 1956 में आई थी। तो प्रथम जनरेशन जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है, उसका टाइम पीरियड क्या है, तो उसका टाइम पीरियड हमारा है 1942 से लेकर के 1956 तक। अब इसके बाद में इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कंप्यूटर के जो प्रथम पीढ़ी थी उसमें मुख्य रूप से जो प्रोसेसिंग करने के लिए जो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया, जो डाटा प्रोसेसिंग करता है, तो उस समय में किसका प्रयोग किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ठीक है, प्रथम पीढ़ी में जो हमारी मशीनरी जो भाषा थी वो किसके रूप में, असेंबली भाषा के रूप में प्रयोग की गई थी। तो आपको जो हमारे जो ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो आपको 1942 से लेकर के 1926 तक है। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग करने के लिए जो यूज किया गया था वो क्या यूज किया था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इसके बाद में प्रथम पीढ़ी में जो मशीनरी की जो लैंग्वेज भाषा थी वो किसमें थी, तो वो असेंबली भाषा के रूप में प्रयोग किया गया था। इसके एग्जाम्पल क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम बताइए, तो आपको बता सकते हैं UNIVAC कंप्यूटर या ENIAC या IBM 701। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने देख दिए हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इन पॉइंट को हम तो ये कहेंगे, आप एक कॉपी पेन उठाइए और एक जगह पे डाटा एकत्र करके इनको रख लीजिए ताकि रिवाइज करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन की। अब सेकंड जनरेशन हमारा क्या है, अब सेकंड जनरेशन की अगर हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो फर्स्ट हमारा क्या था, 1942 से लेकर के 1956 तक, और इसके बाद जो हमारा सेकंड है वो 1956 से कब तक, 1965 तक। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड जनरेशन का जो हमारा कंप्यूटर था उसमें क्या किया था, उसमें वैक्यूम ट्यूब, जो फर्स्ट में क्या लगा था, वैक्यूम ट्यूब लगा था। लेकिन सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, सेकंड जनरेशन में प्रोसेसिंग करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। वैक्यूम ट्यूब की जगह पे किसका प्रयोग किया गया, तो वैक्यूम ट्यूब पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि सेकंड पीढ़ी में जो प्रोसेसिंग करने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया गया था उसका नाम क्या था, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसके बाद सेकंड पीढ़ी का जो हमारा कंप्यूटर था उसमें उच्च स्तरीय भाषाओं का भी विकास हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे जो पॉपुलर एग्जाम्पल हमारा क्या है, हनीवेल 400। ठीक है, इसके बाद IBM 7030, इसके बाद CDC 1604। ठीक है,
तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है, तो फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक, तो 1942 से 1956 तक, और सेकंड जनरेशन हमारी 1956 से 1965 तक, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन की। अब थर्ड जनरेशन हमारी क्या है, अब थर्ड जनरेशन में हमारा कब से कब तक टाइम पीरियड है, 1965 से 1975 तक। हमारे साथ रिवाइज करिएगा, फर्स्ट जनरेशन में 1942 से 1956 तक, और सेकंड जनरेशन में 1956 से 1965 तक, और थर्ड जनरेशन में 1965 से 1975 तक, ठीक है। तो ये आपको डाटा क्लियर हो जाना चाहिए। इसके फोर्थ जनरेशन कब हो जाएगी, 1975 से 1989 तक। अभी आगे आपको बताएंगे, ठीक है। जो हमारी तृतीय पीढ़ी का जो हमारा कंप्यूटर था, पहले पीढ़ी में क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। थर्ड पीढ़ी में क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। लेकिन जो हमारे सेकंड के पार्ट में जो हमारी थर्ड पीढ़ी आई, उसमें क्या किया था, आईसी इंटीग्रेटेड कैरेट कोड का प्रयोग किया गया, है ना। वहां पर क्या, या ये उससे क्या होता, ज्यादा प्रोसेसिंग, ज्यादा पावर वाला था, तो आईसी का प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसके बाद में तृतीय पीढ़ी का जो हमारा कंप्यूटर था, इसमें डाटा को इनपुट आउटपुट कराने के लिए, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था, डाटा को इनपुट और आउटपुट कराने के लिए कीबोर्ड व मॉनिटर का प्रयोग भी किया गया, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो हमारा कीबोर्ड था, इसका प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया, तो थर्ड पीढ़ी में किया गया, मतलब थर्ड जनरेशन में किया गया। मॉनिटर का प्रयोग कब किया गया, तो थर्ड जनरेशन में किया गया। आईसी का प्रयोग कब किया गया, तो थर्ड जनरेशन में किया गया, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है थर्ड जनरेशन के, जैसे IBM 360 हो गया, या IBM 370 हो गया, या CDC 6600 हो गया। तो ये आपको डाटा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से उठाएगा। जो आपके सुपर टेट में जो 5 क्वेश्चन आते हैं, वो डाटा कहीं और से नहीं आता, यहीं से आता, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन उठा लेता है, और बेसिक ही हमको पता नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमारी कोशिश है, वो कोशिश यही कि हम बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जहां से क्वेश्चन आते हैं, हम उसी डाटा को यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप तक कॉन्सेप्ट पहुंचाने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन की। तो जो हमारा फोर्थ जनरेशन था, वो 1975 से कब तक, 1989 तक। फिर से रिवाइज करिएगा, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था 1942 से 1956 तक, सेकंड जनरेशन में 1956 से 1965 तक, इसके बाद थर्ड जनरेशन में 1965 से लेकर के 1975 तक, और फोर्थ जनरेशन में क्या है, 1975 से लेकर के 1989 तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा जो फोर्थ जनरेशन था, यहाँ पर क्या हुआ, जो थर्ड जनरेशन में जो हमारा आईसी का प्रयोग किया गया था, उसी आईसी के बढ़ते हुए, मतलब ये समझ लो उससे ज्यादा पावरफुल, है ना, उससे पावरफुल, ज्यादा पावरफुल चीज को जो है यंत्र को प्रयोग किया गया, जिससे ज्यादा तेजी से प्रोसेसिंग हो सके, है ना। तो आईसी की जगह पे किसका प्रयोग किया गया था, एलआईसी का प्रयोग किया गया, एलएसआई का प्रयोग किया गया, इसके बाद में वीएलएसआई का प्रयोग किया गया, ठीक है। अब आप लोग वीएलएसआई का कभी कभी यहाँ पे सीधे सीधे फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एलएसआई है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। अगर यहाँ पे वेरी वीएलएसआई है, तो यहाँ पे वेरी लार्ज हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ यू हो जाएगा, तो अल्ट्रा लार्ज हो जाएगा। अभी यू भी, अभी जब अभी हम बात करेंगे इसके आगे फिफ्थ जनरेशन में, तो वहाँ अल्ट्रा लार्ज की बात करेंगे। तो यहाँ वी का मतलब वेरी, और इसके एलएसआई का मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आपको सिर्फ ध्यान रखना है। तो कभी कभी एग्जाम में होता क्या है, हमसे डायरेक्ट वीएलएसआई का फुल फॉर्म पूछ लेता है, या हमसे सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ लेता है ना। तो जो हमारा सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, कंट्रोल प्रोसेसर यूनिट होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ जनरेशन का जो हमारा कंप्यूटर था, इसमें वीडियो में नई उच्च स्तरीय भाषाओं जैसे कि सी या C++ जावा का प्रयोग किया गया था, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा जो फोर्थ जनरेशन था, इसमें भाषा को एक उच्च स्तर पर जाकर इन्होंने विकास किया था, मतलब C++ तक ये पहुंच गए थे। तो यहाँ फोर्थ जनरेशन में जो आपको याद रखने वाली चीज है, क्या है, इसका जो टाइम पीरियड था 1975 से लेकर के 1989 तक, ठीक है। इसके बाद में वीएलएसआई या एलएसआई का आईसी के बढ़ते हुए, यहाँ पे इसका जो हमारा आईसी था, है ना, उसके बढ़ते हुए क्रम को यूज किया था एलएसआई और वीएलएसआई का प्रयोग किया जाए, जहां पर वीएलएसआई का जो हमारा फुल फॉर्म है, वो क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे किसके, अब फिफ्थ जनरेशन की, ठीक है। तो जो हमारा फिफ्थ जनरेशन है, तो फिफ्थ जनरेशन में क्या किया गया, जो हमारी पांचवी पीढ़ी थी,
वो हमारी 1989 से वर्तमान में अब तक है। ठीक है, जो हमारी 5वीं पीढ़ी थी इसमें क्या किया गया, ULSI का प्रयोग किया गया। मतलब कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में ज़्यादा तरीके और ज़्यादा प्रोसेसिंग, जो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड से प्रोसेसिंग हो, उसके लिए LSI या VLSI से भी ज़्यादा नई तकनीक का प्रयोग किया गया था। उसका नाम क्या था, ULSI। अब यहाँ पे ULSI का फुल फॉर्म क्या है, तो ULSI का जो हमारा फुल फॉर्म है वो क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वहाँ पे क्या था, VLSI, तो VLSI का फुल फॉर्म क्या था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो हमारी 5वीं पीढ़ी थी, इसमें पहले अभी तक जितनी भी पीढ़ियां थी वहां पे डाटा को स्टोर करने के लिए कोई भी डिवाइस नहीं लगी थी। लेकिन जो हमारी 5वीं पीढ़ी आई थी, इस 5वीं पीढ़ी में जो डाटा स्टोर करने के लिए जो डिवाइस लगाएगी वो मैग्नेटिक डिवाइस का भी प्रयोग किया गया है ना, या फिर ऑप्टिकल डिवाइस का भी प्रयोग किया गया। इसका बेहतर विकास हुआ है ना। मतलब क्या, मतलब जो भी डाटा मैंने मान लो गणना की, अब डाटा को सेव करने के लिए हमारे पास स्टोरेज नहीं था। उस स्टोरेज का विकास कब हुआ, तो 5वीं पीढ़ी में हुआ, 5th जनरेशन में हुआ। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है कि जो डाटा, जो कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज करने की जो डिवाइस आई थी वो किस पीढ़ी में आई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी 5वीं पीढ़ी थी, जो हमारी वर्तमान में पीढ़ी चल रही है कंप्यूटर में है ना, उस पीढ़ी में क्या हुआ था, कंप्यूटर को डाटा स्टोर करने के लिए डिवाइस का प्रयोग किया गया था। और वो डिवाइस का नाम क्या था, तो मैग्नेटिक डिवाइस एंड ऑप्टिकल डिवाइस का प्रयोग किया गया था। ठीक है, जैसे कि अब एग्जाम्पल IBM नोटबुक या i3 जनरेशन या i5 जनरेशन। जैसे कि अभी मैं जो यहाँ पे अपना लैपटॉप जैसे या डेस्कटॉप जो यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ, तो ये किस जनरेशन का मेरे पास में, i5 है ये। अब i3 भी आता है, i5 भी है, i7 भी है, i9 भी है। ठीक, लेकिन जो मैं यूज कर रहा हूँ क्या है, i5 है। ठीक है, तो जितना ज्यादा आई कोर जो ये होता है, जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतनी ही ज्यादा प्रोसेसिंग क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो सबसे अच्छा जो आविष्कार हुआ था वो पीसी जैसे पाराम। अगर आप पाराम क्या है, हमारा एक सुपर कंप्यूटर भी है ये, PARAM, ये क्या पाराम 10,000 जो हमारा, ये क्या एक सुपर कंप्यूटर भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए तो आपको पता होना चाहिए पाराम। ठीक है, ये भी अभी आगे हम आप लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले इसी सेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ पे जो भी डाटा हमने आपको दिया है, अभी जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट उठाए ना, मैंने खुद से प्रैक्टिस पेपर को देखा है, वहां से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने इस पीपीटी को तैयार किया है। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो, कंप्यूटर के आकार के आधार पर वर्गीकरण किया गया है ना। मतलब जो कंप्यूटर के जो आकार थे उसके आधार पर जो कंप्यूटर का वर्गीकरण था, उस कंप्यूटर का यहाँ प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे सबसे पहले बात किसकी करेंगे, हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करेंगे। तो अब ये जो माइक्रो कंप्यूटर जो हमारा होता है, ठीक है, तो ये माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, जनरल यूज करने के लिए होता है। जनरल यूज करने का मतलब ये हो गया जो हम लोग यूज करते हैं जनरली, जैसे आप यूज कर रहे होगे या फिर हम यूज कर रहे हैं। तो जो जनरल तरीके से जो हम कंप्यूटर का यूज करते हैं वो कंप्यूटर कौन से होते हैं, वो कंप्यूटर हमारे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, है ना। डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, माइक्रो कंप्यूटर हो जाएंगे। मतलब सामान्यतः जो हम लोग यूज करते हैं अपने घर में, अपने दुकान पे, अपनी एजुकेशन के लिए जो हम कंप्यूटर का जो उपयोग करते हैं, वो कंप्यूटर सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो कंप्यूटर हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेकंड है ये मिनी कंप्यूटर। अब जो ये हमारा जो मिनी कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, ये माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जो हमारी मध्यम वर्ग की जो कंपनियां होती हैं, जहां पे छोटा व्यापार होता है, जहां पर ज्यादा डाटा स्टोर करने की आवश्यकता नहीं होती है, वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, मिनी कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि वो कंपनी है तो जाहिर सी बात जो सामान्यतः जो हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो उस कंप्यूटर से कहीं ना कहीं फैक्ट्री वाला जो कंप्यूटर होगा वो थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल होगा। तो इसीलिए जो हमारा मिनी कंप्यूटर था, अब देखो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, छोटा कंप्यूटर को कौन यूज करेगा, सामान्य वर्ग में। ठीक है, मिनी मतलब अब माइक्रो से सूक्ष्म से थोड़ा सा बड़ा हो गया, मिनी मतलब बड़ा, है ना। तो जो मिनी कंप्यूटर है वो जो हमारी कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों में जो यूज किया जाता है वो कौन सा कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर का यूज किया जाता है।
इसके बाद में जो हमारा फोर्थ नंबर में है, फोर्थ हमारा क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब ये जो हमारा मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर कहाँ यूज किया जाएगा, जहां पर तेज डाटा की आवश्यकता हो, तेज गति की आवश्यकता हो, तेज सर्वर की आवश्यकता हो। मतलब कि ऐसी कंपनियां जो जहां पर बहुत ही ज्यादा बड़ा वर्क किया जाता है, मतलब कि नॉर्मल कंपनियों की अपेक्षा जो बड़ी कंपनियां होती हैं, है ना, जहां पर अधिक डाटा के स्टोर करने व तेज कार्य करने की क्षमता के लिए ज्यादा सर्वर की आवश्यकता होती है, वहां पर हम यूज करते हैं किसका, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। इसके बाद में जो हमारा लास्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कौन, पाराम। सुपर कंप्यूटर मतलब पाराम, आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर तो था राम। अब देखो पाराम में क्या राम आया, राम तो वैसे भी यार सुपर है ना। तो सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान रखो, पाराम, ठीक है। तो जो मतलब राम को पालो, ये मतलब कि एक सीक्वेंस हम बनाए ताकि आप लोगों को याद रहे। अब सुपर जो कंप्यूटर है वो बताए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता होगा। जो सुपर कंप्यूटर हमारा होता है, इनका कार्य हम किस में करते हैं, इनका कार्य हम वैज्ञानिक कार्यों, जैसे जो वैज्ञानिक कार्य होते हैं उसमें प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो मौसम की भविष्यवाणी करना हो, या उपग्रह से संचार के रूप में, या भूकंप की जानकारी करना हो, तो ऐसी जगह पे, जैसे अभी मान लो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, है ना, या फिर तुम्हारा जो है सूरज पर जाने वाला जो तुम्हारा 11 पॉइंट पर गया था सूर्ययान मिशन, ये जो लॉन्च होते हैं, तो ऐसी जगह पर जो कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, या मौसम की भविष्यवाणी कर देना है, पहले से बता देना कि बारिश कब होगी, कल का तापमान कितना होने वाला है, मौसम कितना गिरेगा, भूकंप कब आने वाला है, भूकंप की तीव्रता क्या थी, तो ये सब कहाँ कहाँ पे यूज होगा, किससे पता चलेगा, सुपर कंप्यूटर से। सुपर कंप्यूटर में क्या, सर्वर बहुत हाई फाई होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे जो ये कंप्यूटर के आकार के आधार पर जो वर्गीकरण है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटा हमारा कंप्यूटर कौन सा होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है। इसके बाद में हमारा मिनी कंप्यूटर होता है। इसके बाद में हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर इसके बाद सुपर कंप्यूटर, मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये आपको जो मैंने इनके जो कॉन्सेप्ट बताए, इन कॉन्सेप्ट को सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेंगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, गारंटी के साथ में, ठीक है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगला क्या है, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या अभी मैंने जो बात की थी, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया आपको कि जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है, जिन कंप्यूटर को हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, वो कंप्यूटर हमारा क्या कहलाता है, वो कंप्यूटर हमारा कहलाता है माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। इसके बाद जो हमारा मिनी कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, ये माइक्रो से क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होता है और मध्यम वर्ग की कंपनियों में यूज किया जाता है, ठीक है। जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, इसका प्रयोग हम बड़ी कंपनियों में प्रयोग करते हैं, जहां अधिक डाटा स्टोर करने व तेज गति से कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वहां पे हम इसका प्रयोग करेंगे, तो हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप ये डाटा को देख करके लिख भी सकते हैं, या डिस्प्ले को रोक करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला जो हमारा क्या था, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या, ये सबसे तेज गति से चलने वाला शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, ठीक। इनका प्रयोग हम कब करते हैं, तो मौसम की भविष्यवाणी के लिए, भूकंप की जानकारी के लिए, उपग्रह से संचार भेजने के लिए, है ना। और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है कौन सा, तो पाराम, और दूसरा कौन सा है, कैरी 1 CRAY1। तो कभी कभी पाराम भी पूछ लिया जाता, कभी कभी लिखा होता CRAY-1 लिखा होता, कैरी 1 लिखा होता। तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये दोनों ही एग्जाम्पल मैंने प्रैक्टिस बुक में देख रखे हैं, पाराम भी आया है, कैरी 1 भी आया है, ठीक है। तो आपको दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि जो सुपर कंप्यूटर जो हमारा है वो पाराम भी है और कैरी 1 भी है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ तक अगर आज सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर करना जरूर ना भूलिए। अपने दोस्तों के साथ जो सुपर टेट की तैयारी कर रहा हो, उस मित्र को, उस बहन को, उस भाई को ये वीडियो जरूर पहुंचा देना, ताकि उनका भी भला हो सके, ठीक है। इसके बाद में अगले बात करेंगे अब अनुप्रयोग के आधार पर, अभी प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, ठीक है, कंप्यूटर का। अब सबसे पहला क्या होता है, एनालॉग, है ना। एनालॉग जो हमारा कंप्यूटर होता है, ठीक है, इनका प्रयोग कहाँ करेंगे, तो जो हमारा अनुप्रयोग के आधार पर वर्गीकरण यहाँ पे है, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर, है ना। तो जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है, इनका हम किस लिए प्रयोग करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये समझना है। तो कंप्यूटर में जो हम तरंगे, जो आयाम, जो वर्क करते हैं ना, जो भी तरंगे इसमें आती हैं, जो भी प्रोसेसिंग होती है, किसके अंतर्गत होता है, एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत होता है। जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, निरंतर क्रियाएं होती है तरंगों के रूप में, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लास्ट है, ये सेकंड नंबर पे है हमारा डिजिटल कंप्यूटर।
डिजिटल कंप्यूटर का वर्क क्या होता है, ये क्या करता है, गणना करता है। किस रूप में, बाइनरी डिजिट के रूप में, 0 और 1 के रूप पर जो आधारित होता है वो हमारा कौन सा होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो आपको पता रहना चाहिए जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है वो तरंगों के रूप में, है ना। इसके बाद तरंग और आयाम के रूप में, दो शब्द ध्यान रखो, तरंग और आयाम। जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है ये बाइनरी कोड के हिसाब से 0 और 1 के रूप में। इसके बाद में जो हमारा थर्ड नंबर पे जो है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब जो ये हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है इसका यूज कहाँ किया जाता है, जो हाइब्रिड कंप्यूटर ये होता है जैसे हमारा पेट्रोल पंप पर जो लगी हुई मशीनें होती हैं, उन्होंने क्या किया, कमांड दी कि 220 रुपए का पेट्रोल डालना है और उस कमांड के हिसाब से वो 220 रुपए का ही पेट्रोल पड़ जाएगा, जितना भी लीटर आता है वो उतना ही पड़ जाएगा। तो जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो तरंग और आयाम बताता है। जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है ये क्या करता है, बाइनरी कोड को डिफाइन करता है, उनकी गणना करता है 0 1 के रूप में। और जो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये पेट्रोल पंप पर या फिर अस्पतालों में जो जांच की जाने वाली जो मशीनें होती हैं वहां पर भी हाइब्रिड कंप्यूटर का ही यूज किया जाता है। तो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछेगा, आपसे पूछेगा जो हमारा पेट्रोल पंप होता है वहां पर किस प्रकार का कंप्यूटर लगा होता है, तो आपको आंसर में क्या बताना, हाइब्रिड कंप्यूटर कहाँ लगा होता है, पेट्रोल पंप पे लगा होता है। या अस्पतालों में जो जांच करने के लिए जो मशीनें लगी होती हैं उसमें हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बाइनरी संख्याओं के लिए गणना करने के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तरंग और आयाम बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए हमारा एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको सारे के सारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अब सेकंड में क्या बात कर रहे हैं, अभी आपको देखो यहाँ तक डाटा अगर क्लियर हो गया हो, ठीक है, थोड़ा सा मैंने वीडियो थोड़ा सा बड़ा कर दिया क्योंकि हम ये चाहते थे कि मुझे क्योंकि इस सीरीज में 4-5 क्लासें लेनी थी, तो हम ये चाहते 5 नंबर के लिए ज़्यादा समय क्यों वेस्ट करें, है ना। 4 क्लासें बना लें, जो डाटा आप लोगों को अन्य प्लेटफॉर्म पर आपको 20-20 वीडियो में दे रहे हैं, अगर वही डाटा आपको हम 4 क्लास में 4 घंटे में आपको दे दे, कितना अच्छा रहेगा। आपको क्या करना, डाटा चाहिए ना, सटीक डाटा चाहिए, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है वही अगर डाटा आपको दे दिया जाए कितना वेस्ट रहेगा, है ना। तो मैंने वही कोशिश की है। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब इसके बाद में जो हम चर्चा करने वाले हैं सीपीयू के भाग। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कंट्रोल प्रोसेसर यूनिट। मतलब कि जितने भी प्रोसेसिंग के वर्क होते हैं वो कहाँ होंगे, तो सीपीयू के अंदर होंगे। मोटी सी बात समझिए आप, जितने भी प्रोसेसिंग के कार्य होंगे वो सारे के सारे कहाँ पे होंगे, तो वो आपके कार्य कहाँ होंगे, सीपीयू के अंदर होंगे। ठीक है, अब सबसे पहला भाग क्या होता है, जो सीपीयू के जो भाग होते हैं, भाग में जो सबसे पहला जो हमारा भाग है वो पहला भाग हमारा क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, जो सबसे पहला हमारा क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगर आपसे ये पूछा जाए एग्जाम में पहला क्वेश्चन ALI है ना, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बता देना है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ULSI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, फुल फॉर्म पर भी आपको ध्यान देना क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, कंप्यूटर बहुत छोटा सा सिलेबस दे रखा है, 5 नंबर अगर आपने ध्यान से सारे वीडियो देख लिए हमारे, तो आपके 5 नंबर कवर करने की गारंटी मेरी 100 में 100% है। ठीक है, इसके बाद में अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन यही बन गया यहाँ पे कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अब ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो सीपीयू का भाग है ये करता क्या है, तो गणितीय गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है ना। मतलब जो हमारी बाइनरी अंकगणित होती है 0 और 1 होती है उसकी गणना करने में सक्षम होता है। कौन होता है, सीपीयू का जो भाग होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये क्या करता है, गणना करने के लिए क्या करता है, सक्षम होता है। इसके बाद में जो हमारा सेकेंड यूनिट है इसी का कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल का मतलब ये क्या होता है, नियंत्रण करना, किसी को अपने बस में करना। तो ये क्या करता है, सिस्टम को कंट्रोल करता है, मतलब नियंत्रित करता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, किसी भी डाटा को क्या करना, प्रोसेसिंग करना, उसको कंट्रोल में रखना कि कितना प्रोसेसिंग करना है, कितना, जितना डाटा हमसे पूछा गया। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे सर्च किया कि सुपर टेट कंप्यूटर क्लासेस और वहां पे आपको दिखाते सुपर टेट की मैथमेटिकल क्लासेस, ऐसा नहीं है। तो वो क्या करता, कंट्रोल में रखता है कि जितना उससे पूछा जाए उतना ही करना है। आपने पूछा कि सुपर टेट से रिलेटेड मुझे कंप्यूटर क्लास चाहिए, तो वो आपको कंप्यूटर की क्लास ही दिखाएगा, ना कि दूसरा सब्जेक्ट दिखा देगा।
ठीक है, तो ये क्या करता है, सिस्टम को नियंत्रित करता है। इसके बाद सेकंड क्या करता है, ये इनपुट और आउटपुट की क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मतलब जो डाटा आपने कमांड दी है कंप्यूटर को, उसी डाटा को ये प्रोसेस करेगा, उसी को आउटपुट के माध्यम से आपके सामने लाएगा। आपने सर्च किया सुपरटेट कंप्यूटर क्लासेस, तो आउटपुट के रूप में आपको उसने वही डाटा दिया होगा, उसी से रिलेटेड। ऐसा नहीं कि आपने सर्च कुछ और किया है और उसने दिखा कुछ और दिया है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इनपुट और आउटपुट की क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रण में रखता है कि भाई तुम हमारे हिसाब से चलो, फालतू नहीं भागोगे। तो ये क्या कर रहा है, नियंत्रण में रखता है, कंट्रोल में रखता है, ठीक है। तो सीपीयू का सेकंड भाग क्या हो गया हमारा, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इसके बाद में अगला जो हमारा इसका जो तीसरा भाग है वो क्या होगा, उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद जो हमारा जो सेकंड भाग था, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, इसी का तीसरा पॉइंट क्या है, साथ ही में ये मेमोरी और एएलयू के मध्य, मतलब मेमोरी मतलब स्टोरेज, एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, के मध्य जो डाटा का आदान प्रदान जो होता है उसको भी क्या करता है, निर्देश करता है। क्या करता है, निर्देश, मतलब कि जो मान लो स्टोरेज है कंप्यूटर के अंदर, आपने स्टोरेज में देखा कि हमको ये फाइल चाहिए, आपने उस फाइल को सर्च किया, तो ये क्या करता है, उसके दोनों के मध्य में डाटा आदान प्रदान के बाद क्या कर निर्देश करता है। निर्देश मतलब आपने जो सर्च किया वही फाइल निकाल के देगा, तो ये क्या उनके मध्य में क्या करता है, निर्देश भी करता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा थर्ड जो भाग है वो क्या है, मेमोरी कार्ड। अब मेमोरी कार्ड क्या करेगा, डाटा तथा प्रोग्राम को प्रोसेस करने से पहले उसे मेमोरी में क्या करते हैं, सेव किया जाता है। मतलब जो डाटा आपने दिया, कंप्यूटर पर सर्च किया, जो हमारी जो रैम होती है ना, जो हमारी रैम होती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो उसमें क्या करता है, डाटा को क्या करता है, सेव करता है। जो ऐसी ही मेमोरी होती है, रैंडम कंप्यूटर ऑफ होने के बाद में क्या करता है, वो डाटा को डिलीट कर देता है। इसके जो हार्ड डिस्क वगैरह होती है वो क्या करते हैं, डाटा को हमेशा के लिए स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो जो भी आप सर्चिंग कर रहे होते हैं वो डाटा को बाद में क्या करते हैं, डिलीट कर देता है, ठीक है। तो जो हमारी मेमोरी कार्ड होता है, डाटा तथा प्रोग्राम को प्रोसेस करने से पहले उसे मेमोरी में क्या करता है, सेव करता है, ठीक है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राथमिक और दूसरी क्या होती है, द्वितीयक। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क लगा लो, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो मेमोरी हमारी होती है दो प्रकार की। एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, कोई भी आप प्रैक्टिस सेट उठाओगे आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा 100% श्योर, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको ध्यान रखना है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है। तो इसके बाद में जो अगला जो हमारा पॉइंट है वो हम उस पर डिस्कस करेंगे। अगला जो पॉइंट हमारा सीपीयू के भाग में जो होने वाला है, तो प्रोसेसर। अब बात किसी करेंगे, हम प्रोसेसर की बात करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा ये प्रोसेसर जो होता है, ठीक है, कंप्यूटर के सीपीयू के रूम में उपस्थित हार्डवेयर डिवाइस जो हमारा, दो कंप्यूटर, कभी आपने जेब्रानिक का या किसी भी जो भी कंप्यूटर हो, अगर डेस्कटॉप अगर आप यूज करते हैं तो उसको कभी आप ओपन करके देखना, तो उसको जब आप ओपन करके देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा इस टाइप का कुछ, जो हमारा मदरबोर्ड लगा होता है, और मदरबोर्ड के पास में जो ये चौखटा जो होता है ये, ठीक है, इसके ऊपर एक छोटा सा भाग होता है ये, तो ये जो भाग है ये इसी भाग को सीपीयू बोलते हैं। पूरा कंप्यूटर तो एक तरीके का वो उसका डब्बा बोल दो उसको, सीपीयू कहाँ लगा होता है, मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, छोटा सा चिप टाइप का होता है ना। तो जो हमारा सीपीयू होता है कंप्यूटर में, सीपीयू उपस्थित हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर पर सभी गणनाएं एवं प्रक्रिया पर कार्य करती है। यह प्रोसेसर आईसी से बनी हुई क्या होती है, एक चिप होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो सीपीयू में जो हमारा मदरबोर्ड लगा होता है, मदरबोर्ड में एक इस टाइप का एक चौकोर खाना होता है, वहां पर इस टाइप का एक क्या लगा रहता है, सीपीयू लगा रहता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये क्या होता है, ये एक प्रकार की चिप होती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपसे पूछा जाएगा क्या जो सीपीयू होता है क्या वह एक चिप होती है, तो आपको बता देना कि जी हाँ, वह क्या होती है, चिप होती है, ठीक है। वो कहाँ पे लगा होता है, तो मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। तो ये भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वर्तमान में कंप्यूटर पर माइक्रो प्रोसेसर और यूएलएसआई का प्रयोग किया गया। जो हमारा अभी प्रेजेंट टाइम पे जो हमारा जो कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है, उसमें माइक्रो प्रोसेसर का भी यूज हुआ है, और साथ में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर कहाँ लगा होता है, अभी आपको मैंने बताया मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, ठीक है। जितने यहाँ पे पॉइंट आपको बता रहे हैं यहीं से क्वेश्चन आने हैं, इसके बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला है नहीं, ठीक है। अभी जब आप
अभी तो मान लो इस सेशन की ये पहली क्लास है। जब अब आप हमारे सेशन के चारों क्लास देख लेंगे तो आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर जो हमारे कंप्यूटर के जो सुपर टेड में जो हमारा कंप्यूटर का पोर्शन है वो आपका 100% कवर होने वाला है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जो हमारा सीपीयू होता है वो कहाँ लगा होता है, मदरबोर्ड पर लगा होता है। ठीक है, इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो क्या था, शक्ति था। उसका नाम क्या था, शक्ति था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर आज की हमारी क्लास अच्छी लगी हो और साथ में आप लोगों को हमारी आज की मेहनत अच्छी लगी हो, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया है वो आप लोगों को तो उसका कम से कम 50% भी अगर आप लोगों को समझ आ गया हो, सेशन हमारा आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो आप लोग हमारे सेशन को लाइक कर दें। साथ में अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो को पहुंचा दें ताकि उनका भी भला हो सके। साथ में अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस क्लास से रिलेटेड जो हम अगला जो वीडियो लेकर के आए, ठीक है, कंप्यूटर क्लास का जो हमारा सेकंड जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाए और आप उस चीज़ों से जागरूक हो पाएँ। ठीक है, इसके बाद में अगर आज की जो सेशन मैंने आपको पढ़ाया है इससे जुड़ी अगर आपको PDF फाइल अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको क्लास की नोटिफिकेशन भी मिलेगी, साथ में PDF फाइल भी वहीं पर आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच।